हेलो दोस्तों, वेलकम टू आसान यूपीपीएससी चैनल। हम लोग RO 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जीएस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, उसको तेज़ी से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस संबंध में हमने कई टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो अपना टॉपिक है इस बार का, वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो एक दो ही क्वेश्चन क्यों नहीं होते, लेकिन रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक के जितने भी फैक्ट होंगे हम लोग इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अपनी टॉप स्लाइड्स की ओर। तो जो चुनाव आयोग है, ठीक है, तो जो संविधान का जो 15वां भाग है, भाग 15 में इसका जिक्र किया गया है, डिटेल है। और जो अनुच्छेद है 324 से 339, सॉरी 324 से 329 के अंतर्गत इसका अनुच्छेद है, डिटेलिंग हुई है। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो सदस्य होते हैं 3, 1+2। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। और जो इनका टर्म्स होता है, कार्यकाल, वो होता है 6 ईयर या एज 65। दोनों में से कोई एक कंप्लीट हो जाता है तो इनको पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। और जो ये चुनाव आयोग है, ये बॉडी कैसी है? अस्थाई है और स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। अब देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। देखिए यहाँ पे एक डेट है, ईयर है 1989 तक जो आयोग था वो एक सदस्य था। मतलब सिर्फ निर्वाचन आयोग में ओनली एक ही सदस्य को अपॉइंट किया जाता था। फिर इसमें 3 सदस्य बना दिया गया। ओके, 1989 के बाद से इसे 3 सदस्य बना दिया गया और बस एक ही साल चला, 1990 तक। फिर इसे स्थगित कर दिया गया, फिर उसको एक सदस्य बना दिया गया। ओके, तो 1989 तक एक सदस्य था, फिर इसको 3 सदस्य बनाया गया, फिर 1990 तक ही ये चल पाया। उसके बाद पुनः 1993 से चुनाव आयोग को 3 सदस्य कर दिया गया, जो कि अभी तक ये चल रहा है। ओके, जो इसके सदस्य हैं, तीनों सदस्यों के पास समान शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तीनों सदस्यों के पास समान शक्तियाँ ओके, समान शक्तियाँ व समान वेतन इनको मिलता है, तीनों सदस्यों का। ओके, वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो इसको अगर पद से हटाना है तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन करना होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जैसी प्रक्रिया होती है ना, वैसी प्रक्रिया इसके खिलाफ लानी पड़ेगी। लेकिन अगर अन्य चुनाव आयुक्तों को निकालना है तो उसके लिए बस राष्ट्रपति, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सिफारिश करता है या राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उनको हटा सकता है उनके पद से। ओके, कोई महाभियोग की प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब कार्य देखते हैं, इनके कार्य क्या है चुनाव आयोग के। तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। साथ ही निर्वाचक नामावली तैयार करना, मतदान सूची जिसे कहते हैं, मतदान सूची तैयार करना, चुनाव की घोषणा करना। और ये चुनाव की घोषणा किस अधिनियम के तहत होती है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। ये आप याद रखिएगा, अधिनियम कि जब भी चुनाव की घोषणा होगी तो वो इसी अधिनियम के तहत होगी। ओके, तो भारत के जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन आपके प्रथम निर्वाचन आयुक्त बने थे। अनुच्छेद 226 एग्जाम में खूब पूछा गया है कि अनुच्छेद 326 क्या है। तो 326 जो है वो वयस्क मताधिकार की बात करता है। वही एक संविधान संशोधन है जो कि 61वां संविधान संशोधन है, जो कि 1988 में आया था और 1989 में लागू हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो मतदान की उम्र थी, एज, वो 21 पहले थी, जिसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। फिर देखते हैं जो निर्वाचन आयुक्त है अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो अगर अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करता है निर्वाचन आयुक्त का, तो त्यागपत्र भी इन्हीं को ही दिया जाएगा। ओके, राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद का निर्णय
निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। और ये जो निर्णय है ये एक आदेश है, निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश। ठीक है, आप इस आदेश को याद रखिएगा, निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत ये जो विवाद है उसको सुलझाया जाता है। कौन सा है? राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय के संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो इसी आदेश के तहत इसको सॉल्व किया जाता है। वही चुनाव की अधिसूचना जारी करना, जो चुनाव की अधिसूचना है वो जारी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा कब जारी की जाएगी? जब संसद का चुनाव होगा। ओके, और वहीं जब राज्य विधानसभा का चुनाव होगा तो इसकी अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाएगी। ठीक है, अब जो निर्वाचन प्रणालियां हैं हमारे देश में वो देखते हैं कौन सी है। तो निर्वाचन प्रणालियों में एक पहला है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ओके, और दूसरा है एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब जो ये एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव होता है उसमें कौन कौन से चुनाव होते हैं? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा का और वहीं विधानसभा का। इन चारों के चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव होता है। वहीं वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कौन कौन से होते हैं? तो जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होते हैं वो लोकसभा, राज्य के विधानसभा चुनाव, ये वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होते हैं। ओके, जो कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, जो लोकसभा का आम चुनाव होता है और राज्य विधानसभा के आम चुनाव होते हैं उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। ओके, वयस्क मताधिकार के आधार पर। अब सांसदों की योग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय राष्ट्रपति द्वारा ही निर्वाचन आयोग के सलाह पर किया जाता है। अगर सांसद जो भी सदस्य बनते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, तो उनकी अगर कोई भी विवाद संबंधी योग्यता संबंधी विवाद है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से ही करेगा। ठीक है, जबकि अगर दल बदल संबंधी कोई विवाद है, दल बदल संबंधी कोई विवाद है, किसी सांसद ने अपनी पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में चला गया है, तो उसके संबंधी विवाद का निर्णय अध्यक्ष या सभापति, अगर लोकसभा का वो सदस्य था तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ये समस्या सॉल्व की जाएगी, और अगर वो राज्यसभा का सदस्य था तो ये सभापति के द्वारा ये समस्या सॉल्व की जाएगी। और ऐसा प्रावधान संविधान के 10वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कानून बना दिया गया था संसद द्वारा, अगर 2 वर्ष से अधिक कोई सजा प्राप्त कर लेता है या प्राप्त हो जाता है, उसको सजा दी जाती है, तो वो 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अवैध हो जाएगा। ठीक है, अब फिर वो जब भी सजा काट के बाहर आएगा तो उसके बाद से वो 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, और आदर्श आचार संहिता की बात करें तो इसमें क्या फैक्ट बनेंगे? तो पहला तो ये निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित किया जाता है और ये लागू कब तक रहता है? चुनाव तिथि की घोषणा से और चुनाव संपन्न होने तक ये लागू रहता है आदर्श आचार संहिता। ठीक है, और देखिए मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? लीगल राइट्स है। तो आप इसको याद रखिएगा, मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक लीगल राइट्स है, विधिक अधिकार है। यहाँ पे एक फैक्ट और है, ये है जो राजनीतिक दल है, ठीक है, पार्टियां हैं, वो अपने मानक स्वयं बनाती हैं। तो क्वेश्चन में आप निर्वाचन आयोग को मत लगा दीजिएगा, इनके अपने मानक स्वयं के होते हैं, अपने नियम रूल रेगुलेशन। ओके, वही मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 25 जनवरी को, और ये 2011 से शुरू हुआ था। एक संविधान संशोधन है 52वां। ओके, तो 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में आया था और फरवरी 1985 में ही लागू हुआ। ओके, तो ये क्या है? ये संवैधानिक मान्यता मिल गई राजनीतिक दलों को, और ये दल बदल से संबंधित है। ठीक है, ये दल बदल से संबंधित है और इसी के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और राज्य या राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता या चुनाव चिन्ह आवंटन,
ये किस अधिनियम के तहत होगा, आदेश के तहत होगा? तो अगर राज्य या राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता या चुनाव चिन्ह आवंटन, ये निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत होता है। वहीं अगर राजनीतिक दलों के पंजीकरण, ठीक है, राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन की बात होगी तो ये किस अधिनियम के तहत होगा? ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत होगा। इसको आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगर रजिस्ट्रेशन की बात आएगी पार्टियों के तो इस अधिनियम के तहत होगा 1951 के। और वहीं मान्यता या चुनाव चिन्ह संबंधी विवाद होता है या विलय होता है किसी पार्टी का, तो उसके लिए 1968 के आदेश की बात होगी। ओके, अब राष्ट्रीय दल की मान्यता हेतु कुछ प्रावधान, क्या क्या मतलब क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं तो किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सकता है। उसके लिए क्या होगा? 4 या अधिक राज्यों में के आम चुनाव में, ठीक है, आम चुनाव लोकसभा या विधानसभा में जो भी है, तो उसमें जो वैध मत पड़ेंगे उसका 6% मिनिमम प्राप्त हो, साथ ही एक राज्य या कई राज्यों से 4 लोकसभा सीटें उसने जीती हों। ओके, तो 6% वोट प्लस 4 सीटें किसी राज्य से या कई राज्यों से लोकसभा सीटें, तो 6% वोट प्लस 4 लोकसभा सीटें। ओके, 6% प्लस 4 लोकसभा सीटें हो, या 3 विभिन्न राज्यों से लोकसभा की 2% सीटें जीती हो, तब ऐसा हो सकता है। तो लोकसभा की अगर 2% सीटें भी कोई जीत जाता है तब भी उसे राष्ट्रीय नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। या 4 राज्यों में राज्य स्तरीय स्टेट लेवल की पार्टी अगर बन जाती है, स्टेट लेवल की पार्टी बनती है 4 राज्यों में, मिनिमम 4 होना ही चाहिए, तो उसे राष्ट्रीय दल का नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। जैसा कि आम आदमी पार्टी के साथ यही हुआ था, उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है इसी क्राइटेरिया के तहत। ओके, वहीं स्टेट लेवल की पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो जो भी विधानसभा का चुनाव होगा उसमें 6% वोट मिलना चाहिए, साथ ही 2 सीटें भी उसी विधानसभा से ही जीती हों। और अगर लोकसभा के चुनाव में बात करें तो लोकसभा के चुनाव में वैध मतों का 6% तो रहना ही चाहिए, साथ ही एक सीट उस लोकसभा की हो लेकिन उस राज्य से ही प्राप्त हो वो। ओके, तो वैध मतों का 6% लोकसभा चुनाव में और 1% एक सीट लोकसभा की हो जो कि उसी राज्य से मिले उसे। साथ ही विधानसभा की 3% सीट अगर भी प्राप्त कर ली जा रही है तो वो स्टेट लेवल की पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेगी। वहीं लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में अगर वैध मतों का 8% प्राप्त होता है तो भी स्टेट लेवल की पार्टी वो बन जाएगी। तो ये रही क्राइटेरिया। अब देखते हैं परिसीमन आयोग। तो परिसीमन आयोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो परिसीमन आयोग में क्या करता है, तो जो भी विगत जनगणना हुई होगी, ठीक है, उसी के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करता है। तो ये पिछली जनगणना के अनुसार ही चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करता है। अब तक 5 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, जो कि पहला 1952, 63, 73, 2002 और 2020। ओके, तो आप इसको याद रखिएगा, 1952, 63 और 2002, 2020, बीच में 1973। ओके, जो कि केशवानंद वाले डेट है। ओके, और इसके जो आदेश हैं, हाँ, इसके जो आदेश हैं उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही इसके जो भी प्रस्ताव हैं संसद उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता है। तो फुल्ली इंडिपेंडेंट बॉडी है और एक शक्तिशाली बॉडी भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसके भी जो भी प्रावधान है उसमें कहीं भी चुनौती या साथ ही संशोधन नहीं किया जा सकता। ओके, जो भी नवीनतम परिसीमन आयोग अधिनियम था वो था 2002, जिसके तहत 2020 के आयोग का गठन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रंजना प्रकाश देसाई। तो रंजना प्रकाश देसाई ने जो भी नवीनतम आयोग गठन हुआ था 2020 में, उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैंने आपको बता दिया, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक आप तैयारी को अपने ज़ोरों शोर से करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
थैंक यू।